90 लाख किताबें और एक ऐसी खौफनाक आग जो 3 महीने तक लगातार सुलगती रही। हम सब ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि 12वीं सदी के अंत में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने भारत के सबसे महान नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। लेकिन जरा वैज्ञानिक नजरिए से सोचे तो प्राचीन काल की किताबें आज के कागज की नहीं बल्कि ताड़पत्र और भोजपत्र जैसी वनस्पतियों से बनी होती थी, और सूखे पत्तों का कोई भी ढेर कुछ घंटों से ज्यादा कुछ दिन में जलकर खाक हो जाता है। तो फिर नालंदा का ये विशाल पुस्तकालय 3 महीने यानी 90 दिनों तक कैसे सुलगता रहा? क्या यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति है या फिर नालंदा के उस भूमिगत तहखानों, बंद कमरों और भारी दीवारों के बीच भौतिक विज्ञान का कोई ऐसा नियम काम कर रहा था जिसने आग को महीनों तक बुझने ही नहीं दिया? और क्या नालंदा के महाविनाश के पीछे सिर्फ बख्तियार खिलजी था या फिर तिब्बती बौद्ध ग्रंथ हमारे ही देश के भीतर छिपे ऐसे वैचारिक और धार्मिक प्रतिशोध की गवाही दे रहे हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में कहीं दबा दिया गया? नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम इतिहास, वास्तुकला और विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे भारत की सबसे बड़ी बौद्धिक त्रासदी का सच और जानेंगे कि क्या नालंदा सच में महीनों तक जलता रहा। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विश्व की बौद्धिक राजधानी था, जहां देश विदेश से जिज्ञासु शिक्षा ग्रहण करने आते थे। गुप्त राजवंश के सम्राट कुमार गुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में स्थापित इस महाविहार का दिल था। इसका विशाल पुस्तकालय जिसे धर्मगंज कहा जाता था, धर्मगंज यानी सत्य का खजाना। यह पुस्तकालय 3 भव्य बहुमंजिला इमारतों में बटा था, रत्नासागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। इसमें रत्नोदधि नाम का भवन 9 मंजिला ऊंचा था, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान और लाखों पवित्र पांडुलिपियां सुरक्षित थी। लेकिन 12वीं सदी के अंत में सब कुछ राख हो गया। तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार के क्षेत्रों को बेरहमी से लूट रहा था। फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकात नासिरी में लिखा है कि खिलजी ने अपने हथियारबंद 200 घुड़सवारों के साथ एक किले पर अचानक धावा बोल दिया था। कहा जाता है खिलजी ने नालंदा की विशाल और ऊंची दीवारों को देखकर उसे कोई सैन्य किला समझ लिया था, लेकिन जब उसकी बर्बर सेना अंदर घुसी तो उन्होंने देखा कि यह कोई हथियारबंद सैनिक नहीं बल्कि मुंडे हुए सिर वाले ब्राह्मण थे, जो दरअसल निहत्थे बौद्ध भिक्षु थे। और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले इन भिक्षुओं ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और खिलजी के तुर्क सेना ने उनका क्रूरतापूर्वक नरसंहार कर दिया। इतिहास की उस सबसे बड़ी आग का रहस्य भौतिक विज्ञान के एक बहुत ही साधारण नियम में छिपा है। नालंदा की इमारतें लकड़ी या साधारण मिट्टी की नहीं बल्कि भारी पकी हुई लाल ईंटों और मोटी गारे की दीवारों से बनी थी। जब उन बंद कोठरियों, अलमारियों और भूमिगत तहखानों में रखी गई लाखों पांडुलिपियों को आग लगाई गई तो वहां हवा यानी ऑक्सीजन का प्रवाह बेहद सीमित हो गया। विज्ञान के अनुसार ऑक्सीजन की कमी वाले ऐसे बंद वातावरण में तीव्र लपटों के बजाय स्मोल्डरिंग कंबशन यानी मंद दहन या सुलगने की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा नालंदा की भारी छतों, फर्शों और दरवाजों में बेशकीमती और विशाल लकड़ियों का भारी उपयोग किया गया था। जब ताड़पत्रों ने आग पकड़ी तो इन विशाल लकड़ियों ने आग को निरंतर ईंधन प्रदान किया और वह ईंधन अंदर ही अंदर सुलगता रहा, और जैसे ही किसी कोने से थोड़ी सी हवा मिलती आग फिर से जीवित हो उठती। यही कारण है कि तिब्बती अनुवादन लामा तारानाथ और फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि नालंदा से उठते हुए धुएं का काला गुबार कई महीनों तक आसमान में बादल की भांति छाया रहा, जिससे दिन के उजाले में भी धुंधला कर दिया था। पर क्या इस पूरी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक बाहरी आक्रमणकारी था या फिर नालंदा पहले से ही खोखला हो चुका था? यदि हम नालंदा के विनाश का संपूर्ण उत्तरदायित्व केवल एक विदेशी आक्रांता पर मंड दे तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। नालंदा केवल एक बाहरी झटके में नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि ये सदियों से चल रहे आंतरिक वैचारिक टकराव और राजनीतिक उपेक्षा का भी शिकार था। 7वीं शताब्दी में ही बंगाल के राजा शशांक द्वारा बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने और बौद्ध भिक्षुओं को विस्थापित करने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद जब सेन राजवंश का उदय हुआ तो राजकीय संरक्षण बौद्ध विहारों से हटाकर ब्राह्मणवादी केंद्रों की ओर मोड़ दिया गया।
आर्थिक तंगी के कारण नालंदा का भव्य ढांचा अंदर ही अंदर जर्जर होने लगा था। लेकिन इस महाविनाश का सबसे हैरान करने वाला पहलू सामने आता है 16वीं और 18वीं सदी के तिब्बती इतिहासकारों लामा तारानाथ और सुम्पा खानपो के ग्रंथों से। उनके वृत्तांतों के अनुसार नालंदा में एक भव्य मंदिर के अभिषेक के दौरान एक युवा बौद्ध भिक्षुओं ने सनातनी पर गंदा पानी या जूठन फेंक दी थी। इस घोर अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए 2 ब्राह्मण सन्यासियों ने सूर्य साधना की और यज्ञ कुंड की जलती हुई राख तथा अंगारे नालंदा के बौद्ध विहारों की ओर बिखेर दिए। कहा जाता है कि इस घटना के कारण पुस्तकालयों में आग लग गई थी। अब भले ही हम इस चमत्कार या मंत्र विद्या पर विश्वास ना करें, लेकिन ये कहानी साफ तौर पर बयां करती है कि उस दौर में बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच कितनी गहरी सामाजिक और वैचारिक खाई पैदा हो चुकी थी। यही कारण है कि 13वीं सदी के ब्राह्मण इतिहासकारों के ग्रंथों में नालंदा के पतन पर एक रहस्यमयी चुप्पी दिखाई देती है। तो क्या बख्तियार खिलजी के उस भयंकर हमले के बाद नालंदा एक ही दिन में हमेशा के लिए वीरान हो गया? इतिहास का सबसे मार्मिक और सच्चा आंखों देखा विवरण एक तिब्बती भिक्षु धर्म स्वामिनी के यात्रा वृतांत में मिलता है। खिलजी के हमले के पूरे 40 साल बाद 1234 ईस्वी में जब धर्म स्वामिनी नालंदा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वैश्विक ज्ञान का वह वैभवशाली महाकेंद्र एक उजड़े हुए खंडर में बदल चुका था। लेकिन उस राख और मलबे के ढेर के बीच नालंदा की शैक्षणिक आत्मा अब भी सांस ले रही थी। धर्म स्वामी ने देखा कि यहाँ 90 साल के एक वयोवृद्ध आचार्य राहुल श्रीभद्र बचे कुचे 70 छात्रों को उस वीराने में अभी भी शिक्षा दे रहे थे। और हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें मगध के एक स्थानीय राजा बुद्धसेन और जयदेव नाम के एक उदार ब्राह्मण का संरक्षण मिल रहा था। यानी नालंदा को बचाने की आखिरी कोशिश किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि ज्ञान का सम्मान करने वाले कुछ सच्चे इंसानों ने की थी। लेकिन लगातार होते तुर्क छापों और धन की पूर्ण कमी के कारण अंततः नालंदा ने दम तोड़ दिया। उस महाविनाश की आग में सिर्फ किताबें नहीं जली, बल्कि प्राचीन भारत का गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद और धातु विज्ञान सदियों के लिए राख में मिल गया और भारत की शिक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। नालंदा का अवसान आकस्मिक नहीं था, वह भारी आघातों और आंतरिक जर्जरताओं और काल चक्र की निठुरता का सामूहिक परिणाम था। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।